चंदनपुर नाम का एक गांव था। वहां कौशल्या नाम की एक वृद्ध औरत अपनी बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। कौशल्या की बहू सुमन हमेशा उस पर अत्याचार करती थी और कौशल्या का बेटा विजय सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहता। उल्टा वो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता था। सुमन घर के एक काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा काम अपनी सास कौशल्या से करवाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुमन अपनी सास से कहती है, कितना वक्त हो गया है, खाना कब मिलेगा माँ जी? आज मेरे बेटे को भूखा रखने का इरादा है क्या? कौशल्या ने कहा, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? मैं अपने पोते को भूखा क्यों रखूंगी? बस थोड़ा रुको, हो ही गया है। सुमन बोली, देखिए माँ जी, ऐसा ही चलता रहा तो आपको इस घर में रहने नहीं दूंगी। कौशल्या बोली, क्या कह रही हो बहू? यह तो मेरा ही घर है, मैं तो यहीं रहूंगी। सुमन बोली, जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी बातें। यह अब आपके बेटे का घर है और उस हिसाब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। कौशल्या ने कहा, अरे मैंने यह नहीं कहा। मैं अब कितने दिन और जीऊंगी? मरने के बाद तो यह घर तुम्हारा ही होगा। सुमन बोली, हाँ वो तो है, मर ही जाओ फिर, हम सबको भी सुकून मिले। आपकी वजह से घर में शांति ही नहीं है। मरूंगी मरूंगी कहकर भी मरती नहीं है। इस औरत का नाटक तो खत्म ही नहीं होता। कौशल्या सुमन की बात सुनकर दुखी होती है। इसी तरह से कौशल्या सुबह से रात तक काम करते करते थक जाती है, फिर भी वो अपना दुख किसी से नहीं कहती। एक दिन सुबह कौशल्या घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। कौशल्या की पड़ोसी सविता कौशल्या को ध्यान से देखती है। दरअसल सविता को कौशल्या का इस उम्र में इतना काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। सविता ने कौशल्या को झाड़ू लगाते देखा तो वो बोल पड़ी, अम्मा जी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। कौशल्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ बेटी, बूढ़ी हो रही हूँ ना, इसलिए शरीर टूटने लगा है। सविता ने कहा, अम्मा क्यों झूठ बोल रही हो? कब तक अपने बेटे और बहू के अत्याचारों को छुपाओगी? मैं सब जानती हूँ। कौशल्या ने कहा, नहीं नहीं बेटी, मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देते, मैं जबरदस्ती करती हूँ। सविता बोली, अम्मा आप सच में बहुत अच्छी हो। कोई और होता तो अब तक बेटे की शिकायत करके सबको बता देता। कौशल्या ने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, फिर उसके बारे में बुरा क्यों कहूँ? सविता बोली, देखो अम्मा, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ठीक नहीं। इससे खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। कौशल्या बोली, अगर मेरे बेटे के लिए मुझे मुसीबत झेलनी पड़े तो मैं 100 बार झेलने को तैयार हूँ। कितनी मेहनत करके उसे बड़ा किया है। सविता बोली, अम्मा हमें सब समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं समझता। वो तो अपनी बीवी की हर बात मानता है। कौशल्या ने कहा, अगर बहू की बात नहीं मानेगा तो घर में कलह होगा। कौन कलह चाहता है? इसलिए मेरा बेटा उसे खुश रखने के लिए कोशिश करता है। सविता बोली, तुम बहुत समझदार हो अम्मा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद कौशल्या बाजार से सब्जी लेकर घर लौटी तो सुमन ने पूछा, इतनी देर तक आप कहाँ थीं? बताइए, कहाँ घूमने गई थी? सारा गांव घूमने से फुर्सत नहीं है आपको? कौशल्या ने कहा, नहीं बहू, मैं तो बाजार गई थी सब्जी लाने। सब्जी लेकर सीधे घर ही आई हूँ, कहीं और नहीं गई। सुमन बोली, अच्छा, मैं क्या समझती नहीं? कितनी देर से गई थी और अब लौट रही हो? कौशल्या ने कहा, अरे नहीं बहू, अब मेरी उम्र हो चली है, शरीर थोड़ा थका हुआ था, इसलिए आने जाने में देर हो गई। सुमन बोली, अब बहुत हुआ, आप मुझे ताना मार रही हैं। आने दो मेरे पति को, फिर देखना, अगर आपको घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। कौशल्या बोली, दया करो बहू, ऐसा मत करो, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? सुमन ने कहा, अगर जगह नहीं मिले रहने को तो जाकर नदी में डूब मरिए, लेकिन अब मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगी। उसके बाद सुमन और विजय कौशल्या की सारी जमीन जायदाद हथियाने की साजिश करने लगे।
विजय अपने दोस्त की मदद से नकली कागजात तैयार करवा लेता है और अपनी माँ ही को घर से भगाने की योजना सुमन के साथ मिलकर बना लेता है। कौशल्या का बेटा और बहू बहुत बुरे हैं, लेकिन उनका पोता बहुत अच्छा है। वो हमेशा कौशल्या के पास रहता है और उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करता है। वो सब कुछ समझता है, लेकिन माता पिता के सामने कुछ नहीं कह पाता। कौशल्या का पोता कृष्णा कौशल्या से बोला, अम्मा, आपको बहुत तकलीफ होती है ना? माँ आपसे दिन भर काम करवाती है। माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माँ बहुत बुरी है। कौशल्या ने कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलती। माँ तो तुझे बहुत प्यार करती है। कृष्णा फिर बोला, तो आप भी तो पिताजी को बहुत प्यार करती हो, लेकिन पिताजी तो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उल्टा डांटते हैं। तो क्या मैं माँ को डांट नहीं सकता? कौशल्या बोली, नहीं कृष्णा, अगर तू कुछ कहेगा तो तेरी माँ तुझे मारेगी। कृष्णा बोला, इसी वजह से तो मैं कुछ नहीं कहता, नहीं तो मैं जानता हूँ माँ आपके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आती है। कौशल्या ने कहा, देख बेटा, जो भी हो तू अपनी माँ के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। बुरा बर्ताव करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कृष्णा बोला, आपके लिए ही तो मैं बुरा बर्ताव नहीं करता, मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ। कौशल्या ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हाँ, तुझे मेरी हर बात माननी चाहिए, तू तो मेरा प्यारा बेटा है। और अगर मैं इस घर से चली भी जाऊं तब भी तू वैसे ही अच्छे से रहना। कृष्णा बोला, आप इस घर से चली जाएंगी? मतलब कहाँ जाएंगी? क्या पिताजी आपको घर से निकाल देंगे? तो फिर मैं यह बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। कौशल्या ने कहा, पता नहीं बेटा, लगता है अब मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कभी कभी तुझसे मिलने ज़रूर आऊंगी। देख बेटा, ये सब बात बाद में देखा जाएगा, अब तू जा, तेरी माँ तुझे बुला रही है। इधर सुमन और विजय ने योजना बना ली थी और विजय मुखिया जी के पास गया और बोला, मुखिया जी, मैंने अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी माँ को घर से निकालने का निर्णय लिया है। मुखिया ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सोच समझ कर कह रहे हो? विजय बोला, हाँ बिल्कुल, सोच समझ कर कह रहा हूँ। अब मैं अपनी माँ को अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकता। मुखिया बोला, क्या बात कर रहे हो? अपनी ही माँ को घर से निकालना चाहते हो? यह तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। विजय ने कहा, और माँ जो हमारे साथ कर रही है, क्या वो सही है? कल रात माँ ने मेरे बेटे को अपने कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश की। बताओ, क्या यह सही है? मुखिया हैरान हो गया, क्या बात कर रहे हो तुम? विजय बोला, हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कोई अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? माँ है वो मेरी, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और मैं और मेरी पत्नी दोनों ने देखा है यह। मुखिया ने कहा, क्या तुम्हारी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं रही? मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती है। विजय बोला, अरे हम भी यही सोचते थे मुखिया जी, लेकिन भीतर ही भीतर माँ को मेरे बेटे से इतनी नफरत है कि वो उसे मारेगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुखिया ने कहा, ओहो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग सचमुच अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो, है ना? विजय बोला, बिल्कुल मुखिया जी, रख कर करेंगे क्या? अब हम माँ को इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। कौन जाने कब वो फिर से किसी को नुकसान पहुंचा दे। मुखिया ने कहा, अगर तुम लोग गवाह हो और माँ पर आरोप साबित भी हो गया है और तुम लोग माँ को घर में रखना भी नहीं चाहते हो, तो ठीक है, उसे घर छोड़ना ही होगा। विजय बोला, यही तो हम चाहते थे मुखिया जी, आपने फैसला किया, हम आपकी कद्र करते हैं, धन्यवाद। मुखिया ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी साबित हो गया कि माँ पर जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, तो तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी, समझ गए? विजय ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मुखिया जी, वैसा ही होगा, हम झूठ नहीं बोलते। फिर क्या था, कौशल्या के बेटा बहू उसे घर से निकाल दिए। लाचार बूढ़ी कौशल्या को जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो वो सीधे जंगल चली गई।
और एक पेड़ के नीचे बैठे वो भूख से तड़पती है। मुखिया जी जंगल में कौशल्या के पास आते हैं। ओहो अम्मा, ये क्या हाल बना रखा है? उठिए उठिए, देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। कौशल्या ने कहा, अब खाना खाकर क्या होगा? अब तो जिंदगी ही जिंदगी जैसी नहीं रही, तो इस जीवन को जिंदा रखने का क्या मतलब? मुखिया ने कहा, ओहो ऐसे मत कहिए, खाना खाइए, अब जिंदा रहना तो होगा ही ना। ऐसे भूखे प्यासे रहेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। कौशल्या बोली, मैं तो यही चाहती हूँ, अब यह जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आत्महत्या पाप ना होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। मुखिया ने कहा, अब मैंने तो आपको हमेशा नेक और सीधा ही देखा है, आज अचानक आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। यह बताइए, क्या आपने वाकई वो किया है? आज तक मैंने दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचा, तो फिर अपने पोते को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मुखिया बोली, तो जब आरोप लगे तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कौशल्या ने कहा, इतने लोगों के सामने मैं अपने बेटे को छोटा नहीं करना चाहती थी। आखिर वो मेरा बेटा है, मैं उसके भले की ही सोचती हूँ। मुखिया बोले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप घर छोड़कर जंगल आ जाएं। कौशल्या बोली, जब घर में रहने का हक ही नहीं रहा, बेटा रखना नहीं चाहता, तो फिर क्या करूं? वहां रहने का कोई मतलब नहीं रहा। मुखिया बोले, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा, उनको सजा दिलवाऊंगा। कौशल्या बोली, नहीं मुखिया जी, फिर तो मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि आरोप झूठे हैं। मुखिया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले खाना खाइए, मैं आपके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दूंगा। अगले दिन कौशल्या का पोता कृष्णा मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं अपनी दादी को वापस ले जाना चाहता हूँ, मेरी दादी ने कोई गलत काम नहीं किया। मुखिया बोले, अब देखो बेटा, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दादी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन्हें हटाने के लिए सबूत चाहिए। कृष्णा बोला, मेरे माता पिता ने कहा था कि मेरी दादी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी दादी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुखिया जी बोले, अगर तुम सबूत दे पाओगे तो जरूर अपनी दादी को वापस ले जा सकोगे, लेकिन तुम्हारे माता पिता को सजा जरूर मिलेगी। कृष्णा बोला, मेरे माँ पिताजी को दीजिए सजा, मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे लोग अपने बेटे का भी क्या ध्यान रखेंगे? मुखिया जी ने कहा, हाँ ठीक है ठीक है, अब चूंकि तुमने सबूत दे दिए हैं तो मैं न्याय जरूर करूंगा, कल ही इसका फैसला होगा और तुम्हारे माता पिता को सजा मिलेगी। कृष्णा बोला, और आप वादा कीजिए कि मेरी दादी को आप वापस घर भेजेंगे, मैं अपनी दादी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुखिया जी ने कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कृष्णा बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हारे घर वापस आएंगी, ठीक है, जाओ बेटा जाओ। कुछ दिनों के बाद मुखिया ने सबको बुलाया। विजय सभा में आया तो पूछने लगा, क्या हुआ मुखिया जी, आज फिर से सभा क्यों बुलाई है? कहीं माँ ने फिर से कुछ कर दिया क्या? देखो, मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं उनकी किसी भी हरकत की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुखिया ने कहा, हाँ कैसे लोगे, तुम तो अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, तो उनकी हरकतों की जिम्मेदारी कैसे लोगे, उनके काम की जिम्मेदारी कैसे लोगे? मतलब? मुखिया जी ने कहा, मतलब बिल्कुल साफ है, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं और तुम और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर तुम्हारी माँ को झूठे आरोप में घर से निकाल दिया है। विजय बोला, आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी, हमने तो आपको सबूत दिए थे, मेरी माँ ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। मुखिया जी बोले, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे पास आकर कह कर गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है। अब बोलो। विजय थोड़ा घबराया, फिर बोला, वो तो बच्चा है,
पता नहीं क्या कुछ भी बोल दिया और आप मान बैठे। क्या आप उस पर विश्वास करके न्याय करेंगे या उसके माता पिता की बातों पर? बच्चों का क्या है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। मुखिया बोले, यही तो बात है। और बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे तुम्हारी तरह साजिश नहीं रच सकते, समझे? विजय बोला, मुखिया जी मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मुखिया जी ने कहा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और सुरेश, मुझे पता चल गया है कि तू भी इसमें शामिल था, इसलिए तेरे ऊपर भी कार्यवाही होगी। विजय बोला, अरे कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मुखिया जी ने कहा, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। 2 दिन के अंदर तुम और तुम्हारी पत्नी जाकर अपनी माँ से माफी मांगोगी। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, नहीं तो अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते हैं बेटा। विजय बोला, अगर माफ नहीं किया तो? मुखिया बोले, तो सजा मिलेगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। दूसरी ओर अब गांव में ये बात फैल चुकी थी। चारों तरफ बस यही चर्चा हो रही थी। दूसरी ओर कौशल्या की पड़ोसी सविता मुखिया जी की अनुमति से कौशल्या के लिए एक घर बनवाने जंगल आई, साथ में कुछ लोग और जरूरी सामान। सविता ने कौशल्या को जंगल में देखा तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, अम्मा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? कितनी बार कहा था अपने बेटे और बहू के खिलाफ मुखिया जी से शिकायत करो, तब मेरी एक ना सुनी। अब देखो क्या हाल हो गया है। कौशल्या बोली, अरे अरे इतनी जल्दी किस बात की है, पहले बता तू कैसी है, बाकी बातें छोड़, वो तो हो चुका। सविता बोली, नहीं, यह बातें ऐसे कैसे छोड़ी जाए। तुम देखना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मुखिया जी ने वादा किया है, वो तुम्हें फिर से घर वापस लाएंगे। कौशल्या ने कहा, मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी। मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है, वहाँ अब सुकून नहीं बचा। सविता बोली, वहाँ भी अब कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार मुखिया जी सब बदल देंगे। मैंने पहले ही कहा था उनके शरण में जाना चाहिए। कौशल्या बोली, अब छोड़ इन बातों को, बता यहाँ क्यों आई है? थोड़ी ही देर पे अंधेरा हो जाएगा, घर लौट जा। सविता बोली, मैं यहाँ काम से आई हूँ अम्मा। मुखिया जी ने आदेश दिया है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवाया जाए। कौशल्या बोली, इसकी क्या जरूरत थी? सविता ने कहा, अगर घर ना हो तो तुम कहाँ रहोगी? ऐसे जंगल में बारिश तूफान में रात बिताओगी? पागलपन मत करो। कौशल्या बोली, अच्छा बता, मेरा पोता कृष्णा कैसा है? सविता ने कहा, कृष्णा बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, हर समय दादी दादी कहकर रोता रहता है। कौशल्या बोली, सुन सविता, मेरे पोते का ख्याल रखना, वो अगर रोता रहा तो उसकी माँ उसे फिर से मारेगी। सविता बोली, अब तुम चिंता मत करो, इस बार उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। मुखिया जी ने सब बदल दिया है, बहुत जल्द वो तुमसे माफी मांगने आएंगे। फिर सविता ने कहा, कुछ आदमियों से बोलकर कौशल्या के रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। अगले दिन विजय और सुमन मुखिया जी के आदेश पर खुद को सजा से बचाने के लिए कौशल्या के पास आए। उन दोनों को अपनी गलती का अब भी कोई एहसास नहीं था। विजय बोला, अरे माँ, माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कौशल्या बोली, इतनी सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा कोई घर है क्या? जो कुछ था सब तो तुमने अपने नाम कर लिया। विजय बोला, माँ, अगर तुम मर जाती ना तो सब कुछ अपने आप ही हमारे नाम हो जाता। कौशल्या ने कहा, हाँ, यह तो सही कहा तुमने, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। विजय बोला, तो मत आओ, किसने कहा है आने के लिए, लेकिन इतना कह दो कि तुमने हमें माफ कर दिया है। कौशल्या बोली, नहीं, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, जीवन भर मेरे पैरों में पड़े रहो तब भी नहीं। तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। विजय बोला, अरे माँ, मेरी बात सुनो ना, माफ कर दो ना, नहीं तो मुखिया जी बेफालतू में हमको सजा दे देंगे। कौशल्या बोली, छी, शर्म नहीं आती,
सजा के डर से माफी मांगने आए हो? विजय बोला, अरे फालतू की बात ना करो, समय नहीं है, बस कह दो माफ कर दिया, बस इतना ही सुनना है। क्या दर्द दे दिया? कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी इतना पता नहीं क्यों परेशान हो। कौशल्या बोली, अगर मैं कह भी दूं तो मन से माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में जो दर्द दिया है वो कभी नहीं जाएगा। विजय बोला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहती हो? कौशल्या बोली, क्या समझ नहीं आया? क्या तुम बच्चे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? घर का सारा काम चुपचाप करती थी, फिर भी तुमने मुझे सताया। अब चले जाओ यहाँ से। कौशल्या ने उन्हें माफ नहीं किया और वे दोनों अपने घर वापस आ गए। विजय और सुमन को देखकर उसके बेटे कृष्णा ने कहा, क्या हुआ? दादी से माफी मांगने गए थे ना? जरूर दादी ने माफ नहीं किया है ना? विजय बोला, हाँ, तेरी दादी ने हमें माफ नहीं किया और कहा कि वह हमें कभी माफ नहीं करेगी। कृष्णा बोला, अब आप माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्या आप दोनों सच में माफी के लायक हो? विजय बोला, यह क्या कह रहा है तू? कृष्णा बोला, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। देखो, तुम और माँ दोनों ने मिलकर मुझे कितना प्यार से पाला है। अगर मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे साथ जुल्म करूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा? विजय बोला, क्यों जुल्म करेगा तू? क्या हमने तुझे तकलीफ सहकर बड़ा नहीं किया? खुद भूखे रहकर तुझे खिलाया। कृष्णा ने कहा, तो क्या बचपन में तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ऐसे ही नहीं पाला? क्या उन्होंने भी खुद भूखे रहकर तुम्हें नहीं खिलाया? फिर भी तुमने अपनी माँ पर जुल्म किया। इतना सुनते ही विजय बोल पड़ा, हाँ, मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। सच कह रहा है रितु, माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला है, अकेले हाथों से मुझे बड़ा किया है, खुद भूखी रहकर मुझे खिलाया है। मैं माँ को ज़रूर वापस लाऊंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कृष्णा बोला, अब तो समझ में आया ना कि तुम्हारी माँ को कितनी चोट पहुंची होगी। देखना, तुम्हारी माँ तुम्हें माफ़ करती है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी माफ़ करेंगी। अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करना है वही देख लो। विजय बोला, मैंने माँ के साथ जो अन्याय किया उसका प्रायश्चित शायद मैं जीवन भर नहीं कर पाऊंगा। मैं जाऊंगा, उनको लेकर आऊंगा। कृष्णा बोला, अब जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी दादी के साथ रहूंगा। आखिरकार कृष्णा की बातों से विजय और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने जो अन्याय किया उसका पछतावा उन्हें होने लगता है। विजय मुखिया जी के पास गया। मुखिया ने पूछा, क्या हुआ विजय? तुम अपनी माँ से माफ़ी मांगने गए थे, क्या उन्होंने माफ़ किया? विजय बोला, नहीं मुखिया जी, मेरी माँ ने हमें माफ़ नहीं किया और शायद कभी करेंगी भी नहीं। और जो पाप हमने किया है उसका प्रायश्चित शायद कभी हो भी नहीं सकेगा। मुखिया बोले, हाँ, तो कुल मिलाकर अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने गलत किया है। अब बताओ, क्या तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए? विजय बोला, हाँ, हमने गलती की है मुखिया जी, माँ ने माफ़ नहीं किया। अब आप जो सज़ा देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। मुखिया जी बोले, हाँ तो ठीक है, मेरा फैसला यह है कि क्योंकि सुरेश भी इसमें शामिल था तो उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर वापस लाया जाएगा और सारी संपत्ति उनके नाम पर होगी। तुम्हारी पत्नी सुमन को उसके मायके भेज दिया जाएगा और जब तक तुम्हारी माँ उसे वापस लाने को ना कहे तुम उसे वापस नहीं ला सकते। समझ गए? विजय बोला, हाँ ठीक है मुखिया जी, ऐसा ही होगा। मुखिया जी ने कहा, और आज से तुम अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहोगे। तुम्हें इस गांव में मेहनत मजदूरी करनी होगी। विजय बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, इससे भी बड़ी सज़ा मंजूर है मुझे। मैंने जो पाप किया है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। मुखिया जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम पछता रहे हो। यह पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा है। विजय बोला, आपने जो कहा सब कुछ होगा, बस मेरी माँ को फिर से वापस लाया जाए।
मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ जंगल में रहे। मुखिया जी बोले, हाँ ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। फिर मुखिया जी और सब मिलकर कौशल्या को जंगल के घर से वापस लाते हैं। उनके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। मुखिया जी ने कौशल्या से कहा, यही तुम्हारा घर है, सारी जमीन जायदाद तुम्हारे ही नाम है। तुम्हारे बेटे ने जो किया था वो सब नकली कागज पर था। कौशल्या बोली, मेरे बेटे की हरकतों पर अब कुछ मत कहिए मुखिया जी, अब तो शर्म आती है यह सब सोचकर। शायद मैं अपने बेटे को इंसान नहीं बना सकी। मुखिया जी बोले, अच्छा यह सब बातें अब रहने दो, अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, अब आप अपने घर में रानी की तरह रहोगी। कौशल्या बोली, लेकिन मैं तो अपना पूरा परिवार वापस पाना चाहती हूँ, मेरा बेटा, बहू, सब। मुखिया जी बोले, अरे बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब तक वो अपने किए का प्रायश्चित नहीं करते तब तक आपको इसी तरह से रहना होगा। कौशल्या बोली, ठीक है, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगी। मुखिया जी बोले, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा अम्मा। कौशल्या ने कहा, ज़रूर मुखिया जी, अगर आप नहीं होते तो मैं उस जंगल के घर में जी नहीं पाती। मुखिया जी बोले, अम्मा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना? यह तो तुम जानती ही हो, सत्य की हमेशा जीत ही होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत तो सच की ही होती है। कुछ समय बाद मुखिया जी ने विजय और सुमन को घर में रहने का आदेश दे दिया। अब कौशल्या का परिवार पूरा हो गया और कौशल्या अपने बेटे, बहू और पोता कृष्णा के साथ हंसी खुशी रहने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।